रहेंगी हमारी। आगे की बात करते हैं कि देखिए एक्सेल में जो डेटा फीड किया जाता है वो किस तरह से फीड किया जाता है। डेटा फीड करने के लिए सबसे पहली बात तो कितने तरह का डेटा आप फीड करते हैं। तो आप फीड कर सकते हैं नंबर, आप नंबर्स फीड कर सकते हैं, आप अल्फाबेट्स फीड करते हैं, और इसके अलावा आप लॉजिकल वैल्यू फीड करते हैं, लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, और या फिर होते हैं आपके एरर्स, एरनियस वैल्यूज भी फीड की जा सकती है। एक्सेल में 4 तरीके का डेटा हम फीड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर के बारे में। देखिए नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी, वो मान लीजिए किसी की एज हो सकती है, ठीक है, वो किसी की सैलरी हो सकती है, और वो कोई भी बैंक अकाउंट नंबर भी हो सकता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, सिंपल कोई भी नंबर हम जब फीड करते हैं एक लिमिट तक, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे देखिए हमने कितने सारे डिजिट्स की वैल्यू फीड की है, अब हम फीड कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स तक की वैल्यू फीड की, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, और जैसे ही 12 13 सॉरी 11 और एंटर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जब आपका मतलब एक्सेल में तो देखिए 10 से ज्यादा ही हो जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ बात करते हैं कैल्सी में, तो आप मोर देन 11 डिजिट्स जब फीड करते हैं तो ये नंबर जो है कन्वर्ट हो जाता है, एक सिंपल नंबर एक दूसरे तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फॉर्मेट हमारा कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाए कि एक नंबर को फीड करने के बाद अगर वो प्लस ऐसे करके ई प्लस करके लिख के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, that means that number has been converted to scientific notation। तो आप 10 या 11 डिजिट्स तक तो बहुत इजीली लिख सकते हैं, लेकिन आपको 10 या 11 डिजिट्स तक ही लिखना हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप किसी फोन नंबर की बात करें अगर हम, तो फोन नंबर यूजुअली हम 10 डिजिट्स का ही लिखते हैं, लेकिन मान लीजिए हमें कंट्री कोड भी लगाना है, अब हमें लिख दिया कंट्री कोड 92, और फिर फोन नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 12 डिजिट का कोड हमने लिखा। तो देखिए 12 डिजिट का कोड लिखने पर हमें अपने ऑटोमेटिकली वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो 10 डिजिट तक 11 डिजिट तक तो ठीक है, लेकिन जब आप 11 से ऊपर की बात करते हैं तो फिर वो नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और कैल्सी में भी वो 11 से अबव ले लेता है। तो नंबर्स को आप 10 या 11 डिजिट्स तक फीड कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि फोन नंबर हो, या अगर हम फोन नंबर तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए कंट्री कोड नहीं लिखेंगे, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर है, 16-16 डिजिट के नंबर होते हैं, तो ऐसे ही साइंटिफिक कोई वैल्यू है जो आपको लिखनी है, तो जब कोई ऐसी वैल्यू आप लिख रहे हैं जो कि न्यूमरिक है, नंबर्स के फॉर्म में है, लेकिन वो उस रेंज को क्रॉस कर रही है, माने मोर देन 11 या 12 डिजिट्स है, तब आप उस नंबर को कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर है और आपको लिखना है और वो कन्वर्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज लिखनी है पहले लिख लीजिए, या एक लिखी, और लिखने के बाद अब मान लीजिए आपको पता है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको नंबर्स ही लिखने, बैंक अकाउंट नंबर लिखने, या शायद और नीचे तक, तो आप अपनी रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, थोड़ी सी भी सिलेक्ट कर लेंगे तो बाद में वो फॉर्मेट ले लेता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमने 2-3 सेल सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर ये हमने यहाँ तक की सेल सिलेक्ट करी, और सिलेक्ट करने के बाद अब इसे नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में हम लेके आएंगे। नंबर साइंटिफिक नोटेशन से वापस नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में लाना है, तो उसके लिए देखिए बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि राइट क्लिक कर दीजिए, और राइट क्लिक करने पे सबसे लास्ट में आपका ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स, या फिर आप डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन में ही आ जाइए और फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन मिलेगा, या फिर अगर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें ऑप्शन मेन्यू बार के थ्रू ही पता है, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, नंबर को फॉर्मेट करने का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें आपकी कम मेहनत से हो, तो आप शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रेस कर सकते हैं। शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रेस करके फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और आप फिर उसे नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट टू ओपन फॉर्मेट सेल्स इज Ctrl+1, यानी कंट्रोल के साथ यदि आप 1 वाली की नंबर की प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वो आप नंबर प्रेस करेंगे 1, वो अल्फाबेट के ऊपर वाला होना चाहिए। जो नंबर कीज अलग से सेपरेट कीबोर्ड में मिलती हैं सॉरी, उसको आप नहीं यूज करेंगे, वो आपका काम नहीं करेगा। आप सिंपल जब यूज करेंगे, क्या नाम है, अल्फाबेट्स के ऊपर वाली की, तब आपका यूज होगा, क्योंकि वही हैबिट आप बनाइए, क्योंकि एक्सेल में वो नहीं यूज होता है। कैल्सी में तो चलिए आप कोई सा भी प्रेस करते हैं तो आपका यूज हो जाएगा।
तो अगर आपको एक्सेल और कैल्सी दोनों में कॉमन यूज करना है तो अल्फाबेट के ऊपर वाली की नंबर 1 ही प्रेस करेंगे, अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमने कंट्रोल के साथ 1 की प्रेस की, तो देखिए ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुला। सबसे पहले तो यही ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे टैब्स होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट देखिए टैब वही खुला जो आपको जरूरत थी, क्योंकि देखिए सिलेक्टेड है, नंबर्स टैब खुला, यहाँ पर कैटेगरी क्या है, नंबर, और उसका फॉर्मेट क्या है, जनरल, बस। और आपको जो है जनरल फॉर्मेट ही चाहिए। ये देखिए आपको सैंपल में दिखा भी रहा है कि ये वैल्यू आपकी ऐसे होगी, और बस यहाँ से आप क्या कह दीजिए, ओके। 1 सेकेंड, यहाँ पे हम इसमें जनरल में आए, ये सेपरेटर वाला फॉर्मेट है, ये है, तो जो भी लेना हमने जनरल ही रखा। थाउजेंड सेपरेटर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मान लीजिए नहीं चाहिए हमें, तो नो कर दिया। नेगेटिव नंबर्स रेड में दिखाए, तो अगर ये है तो दे देंगे ना हमें, लेकिन नहीं चाहिए तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, यूजर डिफाइंड बनाया। डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक चाहिए, 0, हमें नहीं चाहिए डेसिमल प्लेस, तो हमने यहाँ पे कर दिया। और इसके बाद हम ओके कर रहे हैं, तो ये देखिए नंबर हमारा इस तरह से आ गया, ठीक है। तो जो भी आपको चेंजेस चाहिए, सेपरेटर जरूरी नहीं था, हम नहीं लगाना चाहे तो ना भी लगाएं, ये 1000 सेपरेटर यहाँ से हटा देते हैं अगर नहीं चाहिए। ये किया, लीडिंग 0 नहीं चाहिए, ओके। तो ये देखिए वैल्यू आपकी इस तरह से कन्वर्ट हो गई। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा, ये देखिए, तो वो आपका जो है फॉर्मेट अपने आप लिए ले रहा है। ये देखिए, है ना। तो शुरू की 3-4 सेल्स को हमने फॉर्मेट कर दिया, उसके बाद आप नंबर लिखते भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वो आपकी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक ये जो नंबर की प्रॉब्लम होती है कि जब नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसे नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में कैसे लाएंगे। एक और प्रॉब्लम बहुत होती है एक्सेल में, तो खास तौर से जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर डेटा फीड करने जा रहे थे जिसमें आप स्टॉक बता रहे थे, सपोज आप स्टॉक अपना मेंटेन कर रहे थे, इन्वेंट्री थी आपकी, और उसमें आप ये बता रहे थे कि आपके पास अवेलेबल कितना है आउट ऑफ दिस मच। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा हमारे पास 18 पीसेज अवेलेबल है आउट ऑफ 25, ये हमें ऐसे लिखना था, तो लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने लिखा 9 अवेलेबल ऑफ 34, तो ये आ गया। लेकिन अगर हमने लिखा 9 अवेलेबल ऑफ 12, तो ऐसे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा डेटा जो है एक डेट के फॉर्मेट में आ जाता है। जब कभी आप ऑब्लिक के साथ नंबर लिखते हैं और वो नंबर आपके जो हैं मतलब जो ऑब्लिक से पहले वाली वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू, यदि वो है आपकी 12 तक, तो ये वाली वैल्यू आपकी डेट के फॉर्मेट में आ जाएगी। हाँ, वो वैल्यू अगर 12 से अबव है, जैसे हमने लिख दिया 13/2, तो देखिए 13/2 आ गया क्योंकि वो 12 से बड़ा था। लेकिन अगर आपने दिया 11/13, तो ये आपकी डेट जो है कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ऑब्लिक से पहले वाली डेट दी जाती है, जैसे हमने 11/13 लिखा, तो इसमें जो 11 है ये मंथ है और 13 जो है डेट है, तो उसे 13 नवंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है खासतौर से इस तरीके की वैल्यू लिखने में जहां पे नंबर के साथ ऑब्लिक है, क्योंकि ऑब्लिक डेट फॉर्मेट का फॉर्मेट होता है, डेट का फॉर्मेट होता है, तो एक्सेल उसे डेट ही मानता है। लेकिन जब वो वैल्यू ऑब्लिक से पहले वाली यदि 12 से बड़ी होती है तो फिर उसे वो वैसे ही लिख देता है, लेकिन अगर वो 12 के अंदर होगी तो फिर वो उसको डेट में बदल देता है। अब हमारी मजबूरी है कि हमें लिखना भी 12 से कम वैल्यू है, लेकिन ऑब्वियसली हमें डेट थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए तो सिंपल नंबर ही है। तो हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमें लिखना हो 5/2, तो ये तो 2 ऑफ में बना देगा उसको। तो ऐसा अगर हमें करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पर डेटा लिखेंगे, मतलब लिखने से पहले एक सिंबल प्रेस करेंगे और वो सिंबल प्रेस करके डेटा फीड करेंगे। उस सिंबल को प्रेस करके डेटा फीड करने से क्या होगा कि ये जो नंबर हम लिख रहे हैं ये नंबर हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, और टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आ गया तो फिर आप कोई भी सिंबल लिखें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, और कितना भी बड़ा लिखें। तो वो कौन सा सिंबल है जिससे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अपोस्ट्रोफी।
वैसे तो आप डबल कोट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सिंपल अपॉस्ट्रॉफी लगा रहे हैं, केवल हमने कीबोर्ड से अपॉस्ट्रॉफी वाली की प्रेस की और कोई हमने स्पेस नहीं दिया और हमने लिख दिया 4/3 और एंटर किया। ये देखिए अपॉस्ट्रॉफी 8/5 एंटर। तो आप अपॉस्ट्रॉफी जब लगा देते हैं तो एक्सेल ये समझता है कि आप कैरेक्टर्स फीड कर रहे हैं, यानी टेक्स्ट फीड कर रहे हैं। और जब आप टेक्स्ट फीड करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप कुछ भी लीजिए और कितना भी लंबा लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट में तो आप मोर देन 365 कैरेक्टर्स एक सेल में लिख सकते हैं। तो इस तरह से कभी अगर आपको नंबर फीड करना है तो दो चीजें आपको बताई, साइंटिफिक नोटेशन में बदल जाए तो सिंपल नंबर फॉर्मेट में ले आएंगे, और अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज लिखनी है जिसमें आप ऑब्लिक का यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल ऑब्लिक का यूज करने से पहले आप अपना अपॉस्ट्रॉफी सिंबल का यूज करके डेटा को चेंज कर सकते हैं, तो आप इजीली वैल्यूज को एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है। नंबर्स को लेकर के इतनी चीजें, और क्या चीज है, अब सपोज आप यहाँ पे लोगों की सैलरी लिख रहे थे, तो सैलरी मान लीजिए 25,000, देन 35,000, देन 15,000, ये इस तरह से वैल्यू लिख दी। ऐसे लिख दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाता कि 0.00 भी लगाइए, करेंसी लिख रहे हैं हम, तो आप अगर लिखते 25,000.00, तो जीरो जो है आपका क्या रहेगा। अब 0.00 आप लिख भी देंगे तो देखिए वो 0.00 दिखाएगा नहीं, है ना। लिखा 52,000.00, एंटर करेंगे तो 0.00 वो रिमूव कर देता है, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है यहाँ पर 0.00 का मतलब ही नथिंग होता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए लिखना ही हो 0.00, तो आपको खुद मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने ये सैलरी फीड की और आपको इन सब पे 0.00 चाहिए, तो आप क्या करें, आप ये पूरा डेटा पहले लिख लें, 10 लोगों का लिखना हो, 100 लोगों का लिखना हो, लिख लीजिए, और उसके बाद 0.00 लगाने के लिए सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करना है और डेसिमल वैल्यूज इंक्रीज करनी है। इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए देखिए यहीं पे दिया है बटन, प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड डेसिमल प्लेस लिखा है, और ये रिमूव करने के लिए होता है। तो आपको ऐड करना है कितना, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक जाना है, तो 2 बार क्लिक करेंगे, डबल नहीं 2 बार, 1 एंड 2। ऐसे जितनी बार क्लिक करते जाएंगे उतनी ही डेसिमल वैल्यू बढ़ती जाएंगी, और जितनी बार यहाँ पर क्लिक करेंगे उतनी ही रिमूव होगी। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं डेसिमल वैल्यूज को, या रिमूव भी किया जा सकता है। खैर अभी हम अंडू कर रहे हैं अपनी कमांड। ये तो हो गया डेसिमल वैल्यू की बात। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाता कि करेंसी सिंबल लगाइए, करेंसी सिंबल मतलब रुपीज लिखना है या मान लीजिए डॉलर लिखना है, जैसा भी आपको करेंसी पे काम करना हो, तो उसके लिए एक बार फिर से आपको अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट चाहिए होगा। तो अकाउंट नंबर ऐसे तो देखिए है वही सब, कंट्रोल 1 करेंगे और अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के लिए करेंसी पे आएंगे यहाँ से, लेकिन उतनी मेहनत हमें नहीं करनी है, क्योंकि देखिए यहीं पे ऑप्शन मिलते हैं। देखिए हमने आपको जैसे डेसिमल का बताया, ये चीज वहां से भी मिल रही थी, कंट्रोल 1 से करके भी वही बॉक्स खुलता, ऐसे आपने डायरेक्टली कर लिया। ऐसे ही अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के लिए वहां जाते, या फॉर्मेट एज करेंसी यहाँ से भी कह सकते थे। इसके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है आपको, डॉलर, क्योंकि अमेरिकन आपको करेंसी दिखा रहा है, भाई आपका अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आप अमेरिकन डॉलर नहीं दिखाना चाहते हैं तो आपके पास और भी बहुत सारे करेंसी सिंबल्स हैं। इनफैक्ट पूरे जो करेंसी सिंबल्स यूज होते हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दी हुई है। अब ऑब्वियसली ये तो आप ही को देखना है कि आप किस में काम कर रहे हैं, कौन सी करेंसी यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी करेंसी अवेलेबल है। अब हम ढूंढेंगे कि भाई क्या हमारे देश की भी करेंसी इसमें है, इंडिया का हमें लिखना है, तो हम यहाँ आते रहेंगे ढूंढते ढूंढते। अब देखिए सारा यूरो दिखा रहा है ये आपको, तो थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर लेंगे और ढूंढेंगे तब तक जब तक कि हमें हमारे देश की करेंसी नहीं मिल जाती, क्योंकि अगर ऐसे अलग अलग लिखना हो तो रुपीज RS हर बार लिखना होगा। और देखिए अगर आप यहाँ आए तो देखिए मिल गया आपको आपका करेंसी सिंबल, और क्लिक करते ही देखिए आपकी वैल्यू जो है ये आ गई। इस तरह से करेंसी सिंबल आपने देखा कि ये आ गया। तो आप ये भी कर सकते थे, आपको रुपीज ही लिखना है तो आपको रुपीज भी मिलेगा। आप और नीचे आइए, आर वाले पे आ जाइए, तो आपको रुपीज PQR, आर पे चलते हैं। है इसी में कहीं पड़ा हुआ है, तो वो रुपीज वाला भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। रुपीज वाला सिंबल भी है आपके लिए, और आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू योर चॉइस। पर यूजुअली हमारी जो करेंसी हम लोग यूज करते हैं वो यही है, इसलिए हम इसी सिंबल को प्रेफर कर रहे हैं। तो वैसे आपको ये सिंबल भी मिलते हैं। तो खैर ये आपका करेंसी सिंबल का हो गया। जब आप करेंसी सिंबल अप्लाई करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। एक तो करेंसी का सिंबल लगता है, दूसरा कॉमा सेपरेटर लगता है, ये देखिए कॉमा भी अपने आप लग गया,
और तीसरा डेसिमल प्लेस भी इंक्रीज होती है। 3 चीजें ये आपके लिए एक साथ कर देता है। तो आपको खुद से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप लिख रहे हैं फिर कॉमा लगा रहे हैं 0.00, कुछ नहीं। आप बस काम करिए और इसके बाद अगर आपने इतना फॉर्मेट कर दिया, मान लीजिए किसी की सैलरी है 1,25,000, तो ये देखिए आपको जो है उसको फॉर्मेट करके दे देगा, वो तुरंत ही लिखते चले जाते तो दे देता। तो जैसे 1,25,000, तो अब यहाँ इतना कर दिया, बस अपने आप ही ये इसको कन्वर्ट करेगा। तो ये चीजें जो है आपकी नंबर्स के साथ होती हैं कि आप करेंसी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं, आप उसे साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऑब्लिक के टाइम पर उसको अपोस्ट्रोफी लगा करके सिंपल फ्रैक्शनल वैल्यू भी लिख सकते हैं अगर वो वैल्यू डेट फॉर्मेट में चेंज हो गई है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है, परसेंटेज का। देखिए कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल था, अवेलेबल कैश मान लीजिए हमारे पास था ये, यहाँ हम कुछ फिगर लिख लेंगे और यहाँ से जो है लिख रहे हैं हम विथड्रॉन कैश कितना चला गया। दो तीन वैल्यू लिख ले रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ था 1 लाख रुपए, यहाँ था 5 लाख रुपए और यहाँ था 2.5 लाख रुपए। ठीक, अब यहाँ पे हमने कहा चला गया, निकाल लिए गए 25,000 रुपए, यहाँ निकाले गए 2,25,000 रुपए और यहाँ निकाले गए सपोज 75,000 रुपीज। ठीक, अब हम देखना चाहते हैं कि कितना परसेंट निकल गया, यानी इसका इतना निकला है तो ये कितना परसेंट निकला। तो उसके लिए अब मान लीजिए हम ये कह सकते थे कि कितना निकला ऑब्लिक कितने में से निकला, दिस इनटू 100, ऐसे तो निकालेंगे। ये देखिए 25% आ गया, बाकियों का निकालना चाहते हैं तो खींच दीजिए, इसका 45% आ गया, इसका 30% आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल वैल्यू लिखी है, अगर आप मैनुअली भी कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख का 25% 25,000 ही होता है, तो 25% दिखा रहा है। तो कोई वैल्यू जब आप निकालते हैं और उसे आप परसेंटेज के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो वैसे तो खैर आप ये समझ गए कि भाई कितना परसेंट है, ऐसे आप लिख भी सकते थे कि कितना परसेंट विथड्रॉन, तो ये है। लेकिन बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कोई वैल्यू परसेंटेज में होती है तो उसे परसेंटेज के सिंबल के साथ देना चाहिए। जैसे 25 की जगह अगर 25% कुछ ऐसे लिखा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, समझ में आता कि हाँ भाई 25% निकल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फॉर्मूला हमने लगाया उसमें 25% आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, कैलकुलेशन किए तो यहाँ परसेंटेज का साइन तो हम टाइप कर नहीं सकते। तो कैसे हम ये कैलकुलेशन करें कि परसेंटेज का सिंबल भी साथ में आ जाए, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल एक तरीके का स्टाइल होता है जिसे हम कहते ही हैं परसेंट स्टाइल, वो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे हम अपनी कैलकुलेशन में कि यहाँ पर जो हमने इनटू 100 किया है वो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली देखिए परसेंटेज का अगर हम देखें तो परसेंटेज स्टाइल का ये बटन हमें मिल रहा है यहाँ पे, अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो देखिए परसेंटेज लग तो गई, लेकिन ये तो कितना दिखाने लगा 2500%। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू सही नहीं है। अब बटन तो मिल रहा था लेकिन वो तो परसेंटेज तो दिखा दी, लेकिन वैल्यू भी उसने 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो एक्चुअली परसेंटेज स्टाइल का ये जो बटन होता है आपको मेन्यू बार में ऊपर मिल रहा है टूल बार में, ये बटन दो काम करता है। ये आपकी वैल्यू के साथ परसेंटेज का स्टाइल भी लगाता है और वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई भी करता है। इसी वजह से आपकी वैल्यू 25 की जगह 2500% हो गई। तो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि परसेंटेज का सिंबल लगे, तो वो काम करने के लिए जो आप यहाँ पे फॉर्मूला अपना बनाया था हमने, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करने वाला काम नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। ये देखिए ये किया, सब पे खींच दिया, अब ये आ गई, अब ये आ गई है वैल्यू, तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लाना है, तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से परसेंटेज स्टाइल बटन पे क्लिक कर देंगे, या फिर ये काम करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन यानी 5 नंबर वाली की प्रेस कर देंगे। ये देखिए अपने आप दोनों काम हो गए। दोनों काम मतलब परसेंटेज का सिंबल भी लगा और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस भी बढ़ गई, और तीसरा उसने 100 के साथ उसे अपने आप ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे। जैसे आगे कल की क्लास में हम आपको स्टूडेंट्स का पहले डेटाबेस बनाना सिखाएंगे मार्क्स का, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का फॉर्मेट आपको अगर कभी भी कहीं चाहिए
तो उसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करने वाला काम खुद नहीं करना होगा, ये परसेंट स्टाइल आपके लिए खुद ही ये काम कर देता है। वैसे अगर मान लीजिए आपने किसी की सैलरी लिखी यहाँ पे, सपोज 50,000, 25,000, 18,000, 10,000, 12,000, कुछ लोगों की सैलरी हमने यहाँ पे लिखी, और अब मान लीजिए हमें इनकी सैलरी का सपोज 5% चाहिए, सबकी सैलरी का 5% निकालो। तो अगर हमें सैलरी का 5% चाहिए, यानी 50,000 का 5% कितना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, सेल को सिलेक्ट किया, दिस इंटू 5%, ऐसे लिख देंगे बस, और एंटर करिए। तो देखिए 50,000 का 5% 2500 आ गया, और आप ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए हर एक की सैलरी का 5% यहाँ पे निकल करके आपके सामने आ गया। तो परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है। दोनों तरीके आपको बता दिए कि केवल डायरेक्टली ये पता था कि इतना परसेंट निकालो, तो इनटू उतना परसेंट कर दीजिए कीबोर्ड से, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसका परसेंटेज निकालना है, तो फिर तो आपको पता ही है कि टोटल से आप उसे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल से डिवाइड करेंगे, मगर 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप परसेंट स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, यदि आपको परसेंटेज का सिंबल चाहिए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से इतनी सारी चीजें आप नंबर पे करते हैं, और भी बहुत सी चीजें नंबर्स के साथ है जो हम आगे यूज करेंगे। खैर, नंबर के बाद में आती है दूसरी चीज कि आप अल्फाबेट्स पे काम करते हैं। अब अल्फाबेट्स पे मतलब आप जो कीबोर्ड से आपके अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, आप जो भी लिखिए। अब चाहे किसी का नाम अक्षत हो तो भी आ जाएगा, और किसी का नाम मान लीजिए अक्षत और सपोज श्रीवास्तव, तो भी आ जाएगा। नाम को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप 365 कैरेक्टर से भी ज्यादा एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। तो नाम लिखने में, टेक्स्ट लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस लिखिए, जो भी लिखिए। लेकिन समस्या तब आती है एक्चुअली जब हम यहाँ पर नाम लिख रहे हो। सपोज हमने यहाँ पे लिखा नाम, और यहाँ मान लीजिए हमें लिखना था उनका रोल नंबर, ठीक है। अब अक्षत का नाम तो यहाँ लिख लिया और रोल नंबर है सपोज 101, तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन अब अक्षत श्रीवास्तव लिखा था और अब रोल नंबर लिख दिया मान लीजिए 102, तो देखिए श्रीवास्तव का केवल SR रह गया और बाकी का डेटा उसी के पीछे चला गया। मतलब इस वाली सेल ने ओवरलैप कर दिया इस डेटा को। हालांकि यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का इसे ट्रायंगुलर बटन दिख रहा है, आप बता रहा है कि इसमें डेटा जो है पीछे छुपा हुआ है ना। लेकिन अब वो प्रिंट आउट निकालेंगे तो ऐसा ही निकलेगा, अक्षर श्रीवास्तव पूरा नहीं लिखा होगा क्योंकि वो डेटा छुप गया है। तो जाहिर सी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई डेटा लिखते हैं, मगर लिखने के बाद वो डेटा सेल से ज्यादा होता है और अगली सेल में हमें काम करना है। मतलब कॉलम की चौड़ाई कम रह गई और डेटा की चौड़ाई ज्यादा हो गई और अगली सेल में आपको डेटा भी लिखना था, तो तब वो चौड़ा वाले मतलब जो डेटा हमारा ज्यादा था वो पीछे छुप जाता है। अब अगर आपको इसे एडजस्ट करना हो, कोई ऐसा टेक्स्ट है तो उसे एडजस्ट करने के कितने तरीके हैं या कैसे कर सकते हैं। एक थोड़ा छोटा नाम ले लेते हैं पहले हम, कि मान लीजिए हमने किसी का नाम लिखा यहाँ पे अवंतिका, ये लिखा हमने, तो देखिए अवंतिका पूरा आ गया। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए सिद्धार्थ, ये लिखा, तो सिद्धार्थ हमारा आ तो गया। हालांकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लेटर ज्यादा जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि नाम बहुत लंबा नहीं है, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 अल्फाबेट्स एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं फॉन्ट का साइज ही छोटा करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए फॉन्ट का साइज अपने आप ही 10 पॉइंट्स है, आप उससे भी छोटा करेंगे तो प्रिंट आउट में तो छोटा छोटा दिखाई देगा। तो इसके साइज को छोटा नहीं करना है, टेक्स्ट को उसी सेल में एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आपका टेक्स्ट एक या ज्यादा से ज्यादा 2 कैरेक्टर्स एक्सीड कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस सेल में इस डेटा को एडजस्ट करने के लिए वही Ctrl+1 प्रेस करें। Ctrl+1 प्रेस करने पर देखिए फिर से फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। लेकिन अब आपको नंबर पे नहीं रहना है, बल्कि आपको कहाँ जाना है, अलाइनमेंट टैब पे आना है। और अलाइनमेंट टैब पर बहुत से ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें से कहीं जाना नहीं है, सीधे क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रिंक टू फिट सेल साइज, यानी डाटा को इतना श्रिंक कर दीजिए, सिकोड़ दीजिए कि वो सेल में एडजस्ट हो जाए। बस इतना करके आप कह देंगे ओके, तो देखिए उसी में एडजस्ट हो गया। ना कॉलम की चौड़ाई बढ़ी, ना ही आपका डेटा का साइज छोटा हुआ, वही 10 पॉइंट्स है, बस उसने उसको फिट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। हाँ, अगर यही नाम मान लीजिए ऐसे लिखा होता, सिद्धार्थ श्रीवास्तव ऐसे लिखा होता, तो अब आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा नाम है। अब एंटर करेंगे तो देखिए क्योंकि हमने फिट टू सेल दे रखा है तो एडजस्टमेंट तो हो जाएगा, लेकिन अब वो आपकी समस्या है कि आप उसे पढ़ पाए या ना पढ़ पाए।
छोटा तो उसने कर दिया आपके लिए, एडजस्टमेंट तो वो कर देगा क्योंकि उस सेल पे ऑप्शन अप्लाइड है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर एक या दो अक्षर ज्यादा हो रहे थे तो एडजस्ट करने में ठीक था, लेकिन ज्यादा लंबा नाम है तो एडजस्ट तो होगा मगर हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि फिर एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन तो हम रिमूव कर दें, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। एडजस्ट करने पर वो इतना छोटा हो रहा है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक रास्ता ये बचता है कि हम सिद्धार्थ एक लाइन में लिखें और श्रीवास्तव यानी उसका सरनेम अगली लाइन में लिखें, मगर उसी सेल में लिखें ऑब्वियसली। तो अगर ऐसा है तो देखिए, वैसे तो सिद्धार्थ लिखा था, आप सिद्धार्थ के बाद एंटर करके श्रीवास्तव कर देना चाहिए था, लेकिन आपको भी ये पता है कि अगर हम एक सेल में यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ और नाम लिख देते हैं या कुछ और नाम लिख देते हैं, हमने कहा हमें लिखना है श्रद्धा श्रीवास्तव। अब श्रद्धा लिखा और अब श्रीवास्तव अगली लाइन में चाहिए, तो नॉर्मली तो हम एंटर करके अगली लाइन में आते हैं, पर यहाँ जब एंटर करके अगली लाइन में आएंगे तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आप अगली सेल में आ गए, क्योंकि ये कोई MS वर्ड का पेज तो है नहीं कि एंटर किया और कर्सर अगली लाइन में आ गया। तो अब ऐसा क्या करें कि एंटर भी करें और अगली लाइन में आ जाए, या दो नाम लिखे हैं मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम ऊपर ही रह जाए और लास्ट नेम उसी सेल की अगली लाइन में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम यहाँ पे नाम लिख ले रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया श्रद्धा आहूजा, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें इसको दो लाइन में एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए भी वही, या तो Ctrl+1 करें, Ctrl+1 करेंगे और यहाँ आएंगे और अलाइनमेंट में ही रहेंगे, और अब की बार क्या कहेंगे, रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, और आप कह दीजिए ओके। ये देखिए, है ना, तो अपने आप ही अगली लाइन में आपका डेटा आ जाएगा। और आप चाहें तो हम टाइप करते समय भी इसको कर सकते हैं, अपना जो है डेटा एक्सेल में तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे खैर नहीं होगा, ये वाला शॉर्टकट यहाँ पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप ये काम इजीली कर सकें। तो दो लाइन हो या दो से ज्यादा लाइन में अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे ये तो नाम है, हो सकता है कंपनी का नाम लिखना हो या कुछ भी है, तो आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। और ये ऑप्शन आपको देखिए यहीं पर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपकी जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसमें अलाइनमेंट के बाद फिर ये देखिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, और उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पर ही ऑप्शन कहीं होगा, वो भी आपका टेक्स्ट वाला जो अभी हमने आपको यूज करके दिखाया, ये कि रैपिंग के अलावा फिट टेक्स्ट। हाँ नहीं, फिट का यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिट के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। फिट सेल टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपको टूल बार में नहीं मिलता ऑप्शन। तो रैप टेक्स्ट का ये हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे हमारी पहली वाली थी ये, अब हम इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना चाहते थे, तो कई बार ऐसा होता है, वैसे तो हम आपको बता चुके हैं इतनी बड़ी शीट मिलती है कि आपको कभी नई रो या नया कॉलम इंसर्ट नहीं करना है, लेकिन अब जैसे ये डेटा बनाया और इसके ऊपर एक हेडिंग वाली रो बनाना चाहते थे जो कि पहले भूल गए, तो अब जाहिर सी बात है कि जो अपनी रो है हमारी करेंट, उसके ऊपर एक ब्लैंक रो चाहिए। तो एक्सेल में या कैल्सी में ये नियम है कि अगर आप ब्लैंक रो इंसर्ट करते हैं, MS वर्ड में तो टेबल में आप ब्लैंक रो इंसर्ट करते हैं तो पूछता है कि करेंट रो के ऊपर चाहिए या उसके नीचे चाहिए, कॉलम करेंट रो के करेंट कॉलम के लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए। लेकिन यहाँ ये पूछता नहीं है, यहाँ ये अपने आप ही इंसर्ट कर देता है। करेंट रो जो है वो हमेशा, मतलब जो नई रो है वो करेंट रो के ऊपर ही इंसर्ट होगी, ऐसा कैल्सी और एक्सेल दोनों का नियम है, ठीक है। और जो आपकी क्या नाम है कॉलम है, वो हमेशा करेंट कॉलम के लेफ्ट में ही इंसर्ट होता है। ये चीजें एक्सेल ने पहले से आपके लिए बना के रखी हुई है, आपको इसमें मतलब कोई अपना चेंज नहीं है, ये पहले से उसने डिसाइड करके रखा है कि जब भी आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो करेंट कॉलम के लेफ्ट में ही होगा, मतलब आपको खुद राइट में रहना होगा, और रो इंसर्ट करनी है तो करेंट रो के ऊपर ही इंसर्ट होगी, माने आपको नीचे रहना है। तो अब हमें भी इस रो के ऊपर ही इंसर्ट करना था, इस रो में रहे, और एक कॉलम एक रो इंसर्ट करनी है, तो देखिए इंसर्ट टैब पे चले जाएंगे, और वैसे तो यहीं पर हमें ऑप्शन मिलना चाहिए इंसर्ट रो का। ये देखिए रो है, फॉर्मेट रो में, शीट में आएंगे, ये देखिए इंसर्ट रो, तो ठीक है यहाँ पर आपको, लेकिन एक्सेल के तरह से नहीं है, यहाँ पे दोनों चीजें दे रहा है, तो आपको ये रो अबव या बिलो जहाँ चाहिए तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक रो इंसर्ट हो और हम शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं,
तो देखिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो आपको रो इंसर्ट करनी हो या कॉलम इंसर्ट करना हो, दोनों के लिए ही आपको यूज करना है एक शॉर्टकट, दैट इज कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल के साथ आपको क्या यूज करना है, प्लस की यूज करनी है। लेकिन ये प्लस की ध्यान रखिएगा, जो आपका नंबर पैड होता है राइट में, राइट हैंड साइड पे, जो जिनके लैपटॉप में नहीं है नंबर कीपैड, वो नहीं यूज कर सकते ये शॉर्टकट। तो या तो फिर लैपटॉप में नंबर कीपैड होगा तब यूज कर सकते हैं। तो जो नंबर कीपैड में प्लस वाली की है, वो यदि आप कंट्रोल के साथ दबा देते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब आपको क्या इंसर्ट करना है वो आप बताइए। रो इंसर्ट करनी है, रो पे कह दिया ओके। तो देखिए बाय डिफॉल्ट वो ऊपर ही इंसर्ट करेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मंथ और सीरियल नंबर के बीच में एक और कॉलम चाहिए था, तो सीरियल नंबर के पहले चाहिए तो सीरियल नंबर वाले कॉलम में रहे, फिर कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस किया और यहाँ से कह दिया एंटायर कॉलम और ओके। तो देखिए करंट कॉलम के लेफ्ट में ही वो कॉलम इंसर्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट तो कॉलम हमेशा लेफ्ट में ही इंसर्ट होगा और रो हमेशा ऊपर ही इंसर्ट होगी। लेकिन हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ऊपर से की बजाय नीचे इंसर्ट हो, तो फिर आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो खैर कॉलम तो हमें नहीं चाहिए, कॉलम हमें फिलहाल यूज नहीं कर रहे, हमें रो चाहिए थी। और इसमें मान लीजिए हम यहाँ पे लिखना चाहते थे सेल्स रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ये हमने हेडिंग डाल दी, इसको बोल्ड भी कर दिया। अब हेडिंग तो डाली, लेकिन ये तो बीच में नहीं आ रही, देखिए टेबल के बीच में आनी चाहिए, टेबल पूरी ये है। तो बीच में लाने के लिए सेंटर अलाइनमेंट यूज करेंगे। देखिए ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट है, कंट्रोल ई शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए सेंटर अलाइनमेंट किया तो डेटा तो और पीछे चला गया। तो क्यों पीछे चला गया, क्योंकि ये जो डेटा हमने लिखा है ये इसी सेल में लिखा है, अब इसके बीच में चला गया। जबकि हम क्या चाहते थे कि ये डेटा हमारा पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेल्स में फैल जाए। लेकिन ये तो सेल अलग अलग है, तो अलग अलग सेल्स हैं तो कैसे लिखेंगे। तो अगर इतनी सेल्स में आप एक ही डेटा लिखना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सभी सेल्स को बदलना चाहते हैं एक सिंगल सेल में। तो हम दो काम एक्चुअली करना चाहते हैं, जितनी सेल्स हैं वो मिक्स हो जाएं, मिल जाएं, डिसॉल्व हो जाएं और एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएं और डेटा जो है वो आ जाए बीचों बीच में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। और ये काम करने के लिए यहीं पर टूल बार में आपको ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर सेल्स। वैसे आपको शीट में भी मिलता है, शीट में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सीधे जो है मर्ज एंड सेंटर सेल्स के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करें पहले सारी सेल्स और यहीं से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करें। आप देखिए आपकी हेडिंग जो है वो इमीडिएट सेंटर में आ गई है। तो इस तरह से आप कई सारी सेल्स को आपस में मिला करके भी लिख सकते हैं, डेटा को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट को फिट कर सकते हैं सेल के अंदर, ज्यादा बड़ा है थोड़ा सा ही बड़ा है तो, या एक से ज्यादा लाइनों में भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग की हैं। इसके अलावा और क्या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ कुछ हेडिंग दी होती, सिंपल सी हम यहाँ पे हेडिंग लिख ले रहे हैं कि मान लीजिए हमने लिख दिया होता नेम, यहाँ लिखा होता एज, यहाँ लिखा होता बेसिक। सपोज दो तीन हेडिंग हमने दी है। अब हम इनकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते थे, टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके लिए वही कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, सबसे आसान है। और यहाँ से अलाइनमेंट पे तो आप ऑलरेडी हैं, अब इसका आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। देखिए अलाइनमेंट है, यहाँ ओरिएंटेशन है और ओरिएंटेशन के बाद है डिग्रीज में रोटेशन। तो रोटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो रोटेशन के लिए आपको जो है यहाँ पर ये डिग्री मिल रही है, ठीक है। अब आप बढ़ाइए इसको कितने डिग्री पे, ये देखिए सैंपल में देखिए दिखा रहा है आपको। तो हमने कहा हम 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहते थे तो 45 डिग्री कर दिया, डायरेक्टली टाइप भी कर सकते थे और अब कह दिया ओके। तो ये देखिए, क्या आप बिल्कुल 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते थे तो आप 90 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री में कर दिया और कह दिया ओके। या फिर आप डायरेक्शन तो चेंज करना चाहते थे, हमें अंडू ये भी कर रहे हैं और ये भी अंडू कर रहे हैं। और फिर यहाँ आए हम और अब हमने कहा कि हम टेक्स्ट को वर्टिकली स्टैक्ड बनाना चाहते थे, वर्टिकली स्टैक करके ओके करेंगे। तो ये देखिए आपकी हेडिंग इस तरह से लिखी जाएंगी। अब क्या है, इससे आपको कॉलम को कम चौड़ा करने की, जैसे कभी कभी ऐसा होता है टेबल बहुत चौड़ी है, बहुत सारे कॉलम्स है और कॉलम्स बहुत वाइड हो रहे हैं, तो अगर हम कॉलम्स की विड्थ को कम करना चाहते हैं तो उस केस में हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये आप डायरेक्शन मतलब वर्टिकल स्टैकिंग कर रहे हैं तो इस तरह से आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो खैर ये आपकी अपनी मर्जी है, आप लिखना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और आपके पास यहाँ पे क्या है,
ये रेफरेंस एज का ऑप्शन है, ये दिखा रहा है आपको कुछ इस तरह से कि आपका जो डेटा है उसकी मतलब जैसे ये दे दिया हमने और यहाँ से ये दे दिया, तो बस ये क्या है टेक्स्ट का मतलब वो दिखाएगा ऊपर की तरफ बॉर्डर में ये जो है टेक्स्ट ऐसे इस तरह से ये एडजस्ट हो गया, तो जो डिग्री दे दी वो और ये बॉर्डर की तरफ ज्यादा खिंच गया, मतलब स्टाइल दे रहा है आपको कि इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। 2-3 स्टाइल है वो आप यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट है। अब अलाइनमेंट जैसे टेबल की बात करें अगर, तो देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि टेबल में 9 तरह का अलाइनमेंट होता है, क्योंकि टॉप मिडिल और बॉटम उसके आधार पे हम लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन करते हैं। टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट बॉटम सेंटर बॉटम राइट, सेंटर लेफ्ट सेंटर 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 राइट, ये 9 अलाइनमेंट होते हैं। वही यहाँ पर भी पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल कैसा रखना है, ये देखिए, और वर्टिकल कैसा रखना है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और अगर यहाँ से ना करना चाहें तो सब कुछ यहाँ से भी मिल रहा है। ये देखिए आपको मिल रहा है लेफ्ट सेंटर राइट, और यहाँ पर देखिए टॉप सेंटर और बॉटम। थोड़ी सी रो की हाइट बढ़ा दें तो हम इस चीज को देख पाएंगे कि कैसे हो रहा है। बाय डिफॉल्ट हमेशा जो टेक्स्ट होता है वो आपका बॉटम लेफ्ट में होता है, नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बॉटम टॉप में अलाइन करो, आप टॉप में किधर अलाइन करो, लेफ्ट में कि सेंटर में कि राइट में, है ना। तो ये टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप सेंटर हो गया, टॉप राइट हो गया। अगर आप बॉटम में करना चाहते थे तो बॉटम लेफ्ट हो गया, बॉटम सेंटर हो गया, बॉटम राइट हो गया। और अगर आप बीचों बीच रखना चाहते थे तो सेंटर में ले आइए, सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट और सेंटर सेंटर। तो इसको आप तभी देख पाएंगे जब रो की हाइट बड़ी होगी। अगर रो की हाइट कम है तो आप उसे जज नहीं कर पाएंगे, होगा तो, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है, अरे टॉप में भी यही हो रहा है, सेंटर में भी यही हो रहा है और बॉटम में भी हो रहा है, क्या फर्क है। तो उस डिफरेंस को समझने के लिए आप तभी देख सकते हैं जब आपके कॉलम्स आपने जो रो की हाइट है थोड़ी सी भी बढ़ाई हो तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये आप अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट के साथ हम काम करते हैं, जितनी चीजें हैं ये हम टेक्स्ट के साथ करते हैं। बाकी इसके साथ हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि हम कैसी वैल्यू फीड करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा लॉजिकल वैल्यू हम फीड करते हैं। तो लॉजिकल वैल्यू तभी होती है जब उनका आउटपुट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर वो है लिखा है इसका मतलब कि कोई कैलकुलेशन या कोई लॉजिक अप्लाई किया होगा आपने। तो वो उसके लिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 7 सॉरी इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 7। अगर इसको लिख करके हम एंटर करते हैं तो देखिए फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7। तो ये जो फॉल्स है, या फिर अगर आपने लिखा इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू आ गया। तो ये फॉल्स और ट्रू जो है ये हमारी लॉजिकल वैल्यूज कहलाती हैं। तो कोई कंडीशन अप्लाई करके जब आपका आउटपुट फॉल्स या ट्रू के फॉर्म में मिलता है तो वो आपका कहलाता है लॉजिकल। लास्ट बता रहे हैं एरर। एरर कब आती है? जब आप कोई गलत कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना था 150 डिवाइडेड बाई 10, लेकिन 10 की बजाय जल्दी में हम 0 ही लिख गए और एंटर किया। तो देखिए हैश के साथ जब आता है कोई भी आपका मैसेज तो ये कहलाता है आपका एरर। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो ये तब सारी चीजें तब यूज होती हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो हमने आपको बताया बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर किस तरह से आप इनपुट कर सकते हैं। ये देखिए चीजें हमने आपको बताई थी कि नंबर कैसे कैसे इनपुट किए जा सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि टेक्स्ट